हेलो बच्चा पार्टी, कैसी है भाई? तैयारी कैसी चल रही है? खूब कोशिश करना, खूब मेहनत करना। ये चक्रव्यूह सीरीज है जिसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि कुछ चैप्टर्स के जो प्रीवियस ईयर के जो कुछ अच्छे सवाल बोले जाएं, जो आईआईटी एडवांस लेवल पर पूछे गए हैं, उनको डिस्कस किया जाए। और मुझे लगता है इस सीरीज का जो सबसे बड़ा पर्पस है वो यही है कि बच्चों के दिलों में जो एडवांस पेपर का डर है उस डर को कम किया जाए, क्योंकि बड़े रेलेवेंट सवालों को डिस्कस किया जा रहा है। हालांकि सवालों का लेवल अच्छा है, बट बहुत रेलेवेंट सवाल है जो हर टीचर अपने सब्जेक्ट में, अपने चैप्टर में डिस्कस कर रहा है, ताकि तुम लोगों को लगे कि जो भी चीजें तुम्हें कराई गई हैं या जो चीज तुम कर रहे हो वो बहुत रेलेवेंट है और आप उन चीजों को पढ़कर एडवांस लेवल के सवालों को भी आसानी से डिस्कस कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की सीरीज के बारे में बात करें, आज की सीरीज में हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जिसको आयनिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। आप इसको इक्विलिब्रियम पार्ट 2 बोल सकते हैं। हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ सवाल जो हैं, अच्छे सवाल जो एडवांस लेवल पर पूछे गए पहले, उनको डिस्कस किया था। आज आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। हालांकि अच्छा चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात है इसके अंदर, इसमें अजम्पशंस या बेमानियां बहुत ज्यादा हैं। तो उन अजम्पशंस और बेमानियों की वजह से यह चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है, क्योंकि कई बार उन अजम्पशंस पर या उन बेमानियों पर हमारा ध्यान नहीं जाता और फिर हमारे लिए वो कैलकुलेशंस इतनी मुश्किल हो जाती हैं कि हम उनको सॉल्व नहीं कर पाते और ऐसा लगता है जैसे शायद हम कुछ गलत सोच रहे हैं या फिर सवाल करने का तरीका हमारा कुछ गलत है, जो भी कुछ। तो आज आयनिक इक्विलिब्रियम के ही कुछ 3 4 5 सवाल डिस्कस करते हैं जो एडवांस लेवल पर रिसेंट ईयर्स में अच्छे सवाल अब तक पूछे गए। तो अगर उन सवालों की बात करें तो सबसे पहला सवाल मान लीजिए हम लोग ये उठाते हैं। ये एक बड़ा खूबसूरत सवाल बनाया गया है। जब सवाल आया होगा या जब कभी ये सवाल दिया गया होगा तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे इस सवाल को बहुत अच्छी तरह से ना समझ पाए हों। हालांकि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को क्लास में भी सॉल्युबिलिटी के दौरान पढ़ाया जाता है कि जब आप किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी एक ऐसे सोल्यूशन में निकालें जिसकी पीएच ऑलरेडी फिक्स या गिवन है, दैट मींस आप इसे बफर सोल्यूशन मान सकते हैं। तो अगर आप किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बफर सोल्यूशन में चेक करना चाहते हैं तो आप कैसे प्रोसीड करते हैं। तो एक थ्योरेटिकल डिस्कशन और उसके ऊपर सारे कॉन्सेप्ट्स और उसके सवाल, उसके फॉर्मूले वगैरह सब बच्चों को क्लास में बताया जाता है। ठीक, क्योंकि नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, जेई वाले समझदार हैं, उन्होंने इसी के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाकर 2 3 बार हमसे सवाल पूछा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेई एडवांस लेवल पर यह एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा बच्चों को यह बताने के लिए कि थ्योरेटिकली आप भले ही अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसे सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है उसकी सॉल्युबिलिटी एसिडिक बफर्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। थ्योरेटिकली यह बात समझी जा सकती है, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। मैं अभी दिखाता हूं तुम्हें ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, और ये लॉजिकल है। लेकिन अगर मैथमेटिकली और एनालाइज किया जाए तो शायद आप एडवांस लेवल पर स्विच कर जाते हैं कि अगर आप मैथमेटिकली भी दिखाना चाहें कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, क्या हो जाता है वगैरह वगैरह, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया जा सकता है। और जैसे जैसे H+ की कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते हैं वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपकी सॉल्युबिलिटी में भी इजाफा देखने को मिलता है। और वो यहां पर भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपका जो सोल्यूशन है, अगर आप उस सोल्यूशन को ध्यान से देखें तो उसकी पीएच जब 7 थी तो सॉल्युबिलिटी आपकी 10⁻⁻⁴ थी। और जब आपकी पीएच बढ़कर 2 हो गई, सॉरी घटकर 2 हो गई, दैट मींस H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़कर 10⁻⁻² हो गई, तो ऐसे में जो आपकी सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज कर गई 10⁻⁴ से 10⁻⁻3। यानी H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से आपकी सॉल्युबिलिटी पर असर पड़ रहा है। दिस इज क्वाइट लॉजिकल, तुम्हें समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ठीक, तो यानी थ्योरेटिकल अगर बात करें तो सर थ्योरेटिकली बहुत साफ है कि ऐसे सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी जो वीक एसिड का सॉल्ट, स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है वीक एसिड का, सर इस तरह के सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी आप जब कभी भी ऐसे सोल्यूशन में निकालेंगे जिसके अंदर H+ इफरात में पड़े हैं या H+ जिनके अंदर उस वीक एसिड के X- से या एनाइन से कॉन्जुगेट बेस से रिएक्ट कर सकता है, तो ऐसे में सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी का इंक्रीज करना लाजमी। तो थ्योरेटिकली ऐसा क्यों हुआ, पहले तो मैं इस बात को समझ लेता हूं कि भाई ऐसा हो क्या रहा है, और फिर इस सवाल को करने के तरीके सोचेंगे। मुझे लगता है 2 4 तरीकों से सवाल सॉल्व किया जा सकता होगा। ऐसा कुछ बहुत खास सवाल तो नहीं लगता, लेकिन एक अच्छा सवाल बनाया गया है। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वो बच्चे का शायद एक एप्टीट्यूड चेक करना चाहता है कि क्या इस सवाल को वो समझ भी पा रहा है कि नहीं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप लोग इस बात को समझिएगा कि अगर आपके पास कोई सॉल्ट MX है, मैं सबसे पहले तो थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं। थ्योरेटिकल बात मतलब क्या हुआ, सर आपके पास एक MX सॉल्ट,
सर इस सॉल्ट की आप सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ऑब्वियसली सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम बनाएंगे। तो आप इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम बना लीजिए भाई साहब। चलिए सर, सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम दुनिया जानती है सर, ये सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम है, कुछ इस तरह से दिखाई देता। मैं सबसे पहले बहुत थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक। सर फिर आप ये बताइए कि बन गई सॉल्युबिलिटी, घुल गया सॉल्ट, अब क्या करना है? अब आप ये बताइए सर सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें H+ कॉन्सेंट्रेशन आपके पास प्रेजेंट है। 7 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, सर आपके पास H+, दैट मींस अज्यूमिंग दिस इज अ सोल्यूशन हैविंग H+ कॉन्सेंट्रेशन, जो भी आपके पास, ठीक। तो होगा क्या कि सर ये जो X- आपने बनाया है, ये X- इस सोल्यूशन में पड़े H+ के साथ जुड़ने लगेगा और इस सोल्यूशन के H+ के साथ जुड़कर ये HX बनाने लगेगा सर। ये HX तैयार होने लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो बात तो आपकी सही है सर, ये X- H+ के साथ जुड़कर HX में कन्वर्ट होता जाएगा और साफ समझ में आता है सर, जैसे ही सॉल्ट सॉल्युबल होगा, वो जैसे ही X- बनाएगा, उस X- को फौरन कौन पकड़ लेगा? H+, और ये आगे चला जाएगा। फिर आगे चला जाएगा तो X- का अमाउंट कम हो जाएगा। X- का अमाउंट कम हो गया तो फिर ऊपर से MX कहेगा अच्छा X- कम हो गया तो हम और घुलेंगे, ये और घुलेगा तो ये X- फिर से H+ खा जाएगा, तो यहां के X- फिर कम हो जाएंगे, फिर ये और घुलेगा। यानी एक तरह से ये घुलता जा रहा है और X- गायब होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि X- को कौन पकड़ रहा है? H+। तो इसका मतलब है सर H+ जितने ज्यादा होंगे X- को उतना ज्यादा पकड़ेंगे और जितना ज्यादा X- को पकड़ेंगे इस MX का डिसोल्यूशन बढ़ता जाएगा। यानी एक चीज क्लियर है सर, सेकंड वाला जो इक्वेशन है वो फर्स्ट वाले इक्वेशन को आगे की तरफ भगा रहा है और इसी वजह से मैं ये कह रहा था कि नीचे वाले जो ये सॉल्ट है हमारा, ऐसा सॉल्ट जो है वो इस तरह के सॉल्यूशन में अच्छा खासा डिसॉल्व करेगा, क्योंकि जैसे ही वो डिसॉल्व करने के बाद अपना कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, वो कॉन्जुगेट बेस इस H+ के साथ जुड़ने लगेगा और जो HX तैयार होगा, क्योंकि वो एक वीक एसिड है, इसलिए सर इसका बनने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दिस इज 1/Ka। अभी मैं सारी बातें मैथमेटिकली लिख के भी दिखाऊं। यानी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि एक सोच है जो जेई एडवांस लेवल पर बच्चे से ये जानना चाहता है। थ्योरेटिकली बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि ऐसे सॉल्ट्स जो वीक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं, वो जनरली एसिडिक बफर सॉल्यूशंस में या ऐसे सॉल्यूशंस में जिनके अंदर H+ एक्सेस में हो या H+ की कॉन्सेंट्रेशन अच्छी हो, ऐसी जगहों पर ऐसे सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। और रीजन तुम्हारे सामने यही है कि जब ये सॉल्ट घुलते हैं तो जो कॉन्जुगेट बेस बनता है, जो आपका उस वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस तैयार हुआ X-, ये X- H+ के साथ जुड़ने लगता और H+ के साथ जुड़ते ही HX बना देता है और HX के बनने की संभावनाएं इसलिए बहुत ज्यादा होती हैं क्योंकि HX एक वीक एसिड है। यानी इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्योंकि 1/Ka के बराबर है, इसलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड भागती। और अगर ये फॉरवर्ड भागेगी तो ऐसे में X- खत्म होने लगेंगे, X- खत्म होने लगेंगे तो ऊपर से वो और बनेंगे, ऊपर से और बनेंगे, वो नीचे चले जाएंगे, वो फिर खत्म होने लगेंगे, फिर वो और बनेंगे, फिर खत्म होने लगेंगे, फिर वो और बनेंगे, फिर खत्म होने लगेंगे। इसका मतलब MX घुलता जाएगा, घुलता जाएगा, घुलता जाएगा, क्योंकि जो X- बन रहे हैं घुलने के बाद उनको H+ खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। इसी वजह से इन सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी बढ़ी हुई आपको नजर आती है। ठीक, चलिए सर, ये तो थ्योरेटिकल डिस्कशन हो गया कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किस सॉल्यूशन में देखने को मिलेगी, तो आप आंख बंद करके एसिडिक बफर के अंदर टिक कर दीजिएगा और उन एसिडिक बफर्स में से भी अगर आपको दो ऑप्शन एक जैसे दिखें तो उस एसिडिक बफर में उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी जहां H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या जिसकी पीएच कम है। आप समझ, पीएच कम का मतलब H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। तो जहां पर H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां यह इक्विलिब्रियम तेजी से आगे भागेगा और इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को और आगे भगाएगा, जिसकी वजह से सॉल्ट और ज्यादा सॉल्युबल हो। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर एसिडिक सॉल्यूशंस लेंगे, सॉरी एसिडिक बफर सॉल्यूशंस लेंगे तो उनमें इस तरह के सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर आपको दो एसिडिक बफर सॉल्यूशंस दे रखे हैं तो आप उस बफर के अंदर MX की सॉल्युबिलिटी या इस तरह के सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी जो वीक एसिड का सॉल्ट है, आप उसकी सॉल्युबिलिटी को ज्यादा बोलेंगे जहां पर H+ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा या जिस बफर सॉल्यूशन की पीएच कम थी। क्लियर? अच्छा सर, अब मैथमेटिकली सोचते हैं, अब आते हैं जेई एडवांस लेवल पर भी कि सर इसको सॉल्व कैसे किया जाए।
तो देखो सॉल्व करने का मैं तुम्हें एक जनरल तरीका भी बता सकता हूं। इनफैक्ट मैं तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला भी डिराइव करके दिखा सकता हूं जो कि तुम याद भी कर सकते हो, और फिर इसको एक अलग तरीके से भी सोच के किया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले एक जनरल डिस्कशन, एक जनरल फॉर्मूले डिराइव करने की बात करता हूं। तो चलिए, मेरे पास mx एक सोल्यूशन है, mx एक सॉल्ट है जिसको मैं डिसॉल्व करना चाहता हूं। ये आपका इक्विलिब्रियम है सॉल्युबिलिटी का। दिस इज m प्लस एक्वस प्लस x माइनस एक्वस। सर ये मेरा इक्विलिब्रियम, ठीक। फिर क्या होगा सर, अभी आपने बताया था कि जो x माइनस है वो सोल्यूशन के H प्लस के साथ जुड़ने लगेगा और सोल्यूशन के H प्लस के साथ जुड़कर HX बनाने लगेगा। चलिए, जैसा आप कह रहे हैं वैसा मान लेते हैं और ये आपके सामने दूसरा इक्विलिब्रियम तैयार हो जाता है, ठीक। अब जरा सर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो mx की सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं s। क्या मतलब हुआ इस बात का सर, mx की सॉल्युबिलिटी s। मैं जनरली बच्चों को बोलता भी हूं, जब कभी भी सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी हो या सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना हो तो सबसे पहला स्टेटमेंट यही होना चाहिए कि माना सॉल्युबिलिटी s है। अगर सॉल्युबिलिटी s है तो इसका मतलब s घुलेगा। अगर s घुलेगा तो s टूटेगा, जब तक सवाल न कह दे कि यह सॉल्ट घुलने के बाद 100% डिसोसिएट नहीं करता। तो जनरली ऐसा जेई ने बहुत पहले एक बार बोला भी था, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि सॉल्ट जो घुल जाता है वो 100% डिसोसिएट कर जाता है। तो यहां पर तो कुछ मेंशन नहीं किया गया, तो मैंने मान लिया कि इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है तो इसका मतलब S घुल जाएगा, और अगर S घुल जाएगा तो S टूट जाएगा, और अगर S टूट गया तो x की कंसंट्रेशन भी s बनेगी और m प्लस की कंसंट्रेशन भी s बनेगी। तो ये दोनों हमारे s होंगे। क्लियर है? व्हाट इज s? s इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ mx इन दिस सोल्यूशन हैविंग h प्लस कॉन्सेंट्रेशन, जो भी दी गई, ठीक। चलिए और आगे बात करते हैं। सर दिस इज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि x माइनस और x माइनस कॉमन है सर। दिस इज साइमल्टेनियस। तो जैसे ही ऊपर x माइनस बनेगा नीचे अपने आप ही टैं 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 x माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी? s। क्लियर? सर अब क्या होगा? अब नीचे तुमने बताया कि भाई नीचे H प्लस उसको खाने लगेगा, तो अगर H प्लस X माइनस को खाएगा तो X का कुछ अमाउंट कम हो जाएगा। बिल्कुल सही है। और ये आदमी कितना बन जाएगा? सर ये X बन जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन सर क्योंकि साइमल्टेनियस की बात चल रही है तो साइमल्टेनियस में इफ इट इज S माइनस एक्स देन दिस विल बी S माइनस एक्स, क्योंकि जैसे ही नीचे X घटेगा ऊपर भी अपने आप ही टैं 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 X माइनस के नीचे S माइनस एक्स आ जाएगा। क्लियर? समझ में आई? यानी दिस इज माई सिस्टम, दिस इज माई साइमल्टेनियस सिस्टम। अच्छा सर, इसमें आपने H प्लस की कंसंट्रेशन क्यों नहीं मेंशन की? सर H प्लस की कंसंट्रेशन तो वो फिक्स है ना, जो भी सवाल में सोल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी होगी वही उठा के रख देंगे, तो यहां तो कुछ नया है नहीं सर। तो दिस इज माय जनरल एक्सप्रेशन, ठीक। अच्छा, अगर मैं पहले वाले इक्विलिब्रियम की बात करूं तो जो पहला वाला इक्विलिब्रियम है उस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP है, और जो दूसरा वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K। समझ पाए? HX के डिसोसिएशन का उल्टा इक्विलिब्रियम है, और जनरली X माइनस से का जो वीक एसिड है आपने लिया HX, वो वीक एसिड, अगर वो वीक एसिड है तो उसका K कम होगा, अगर K कम होगा तो 1/K बड़ी वैल्यू होगी, ये ध्यान रखना। और अगर 1/K बड़ी वैल्यू है तो सर ये इक्वेशन आगे भागती जाएगी। ऊपर से X माइनस आया, नीचे आ गया, खत्म हो गया, फिर X माइनस आया, नीचे आया, खत्म हो गया, फिर X माइनस नीचे आया, खत्म हो गया। सर इसलिए मैं कह रहा था कि इस तरह के सॉल्ट्स अंदर घुलते जाएंगे, ये गायब होता जाएगा, फिर ये और घुलेगा, ये गायब हो जाएगा, फिर ये और घुलेगा, ये गायब हो जाएगा। सर इसका मतलब है ये सॉल्ट इस बार अच्छा खासा डिसॉल्व होने वाला है, जिसको आप स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कह रहे थे, इस टाइम पर इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी खासी दिखाई देने वाली। क्लियर? अच्छा, अब सर इन एक्सप्रेशंस के बारे में बात करते हैं, तो चलिए इन एक्सप्रेशंस को भी लिख लेते हैं। अगर मैं KSP का एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूं तो इट विल बी S इंटू S माइनस एक्स, बिल्कुल सही है। और अगर 1/K का एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो इट विल बी X अपॉन S माइनस एक्स इंटू H प्लस की कंसंट्रेशन, जो भी आपको सवाल में दे रखी है। सर ये दो एक्सप्रेशन है मेरे पास, ठीक। इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं, ये सिंपल सॉल्व करने की बात कर रहा हूं कि किसी तरह से ये सोल्यूशन जो है, पहले तो मैं इस चीज को ही, इस बात को ही अलग कर लेता हूं। जो हमारे इक्विलिब्रियम से मैं इनको ही अलग कर लेता हूं। सबसे पहले ये इक्विलिब्रियम से हमारे, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक। चलिए अब सॉल्यूशंस को अलग, इनको सॉल्व करते हैं अलग से, ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सर अगर मैं देखूं तो दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अगर दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा KSP/K, दिस शुड बी इक्वल टू S इंटू S माइनस एक्स, और ये हो जाएगा X अपॉन
एस माइनस एक्स इंटू एच प्लस। तो जो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है वो एक्सप्रेशन है बड़ा आसान सर, एस माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी एस इंटू एक्स अपॉन एच प्लस कंसंट्रेशन। क्लियर है? यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। x की वैल्यू आ जाएगी KSP इंटू एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन s इंटू के। सर ये मेरे x की वैल्यू, इस x की वैल्यू को अगर मैं किसी भी एक इक्विलिब्रियम में पुट कर दूं तो मुझे अपना सॉल्युबिलिटी पता चल जाएगा। खत्म हो गया सर, यही काम करना था। तो इस x की वैल्यू मान लीजिए मैंने ऊपर उठा के पुट कर दी, तो अगर मैं इस x की वैल्यू को यहां पुट करता हूं तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एक्सप्रेशन बनेगा, यहां लिखते हैं, एक्सप्रेशन बनेगा हमारा KSP इज इक्वल टू S इंटू एस माइनस एक्स। सो दिस KSP इज इक्वल टू S इंटू एस माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? KSP इंटू एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन S इंटू के। जरा सा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस इज S स्क्वायर माइनस KSP H प्लस कॉन्सेंट्रेशन SS कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ Ka बचेगा। यहां से जरा S स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा उस साइड, दैट इज KSP प्लस KSP इंटू एच प्लस अपॉन के। थोड़ा और तमीज से लिखते हैं तो ये आ जाएगा KSP, अंदर आ जाएगा आपका Ka प्लस H प्लस अपॉन के। थोड़ा और तमीज से लिखते हैं तो S की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ, क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ KSP कॉमन आ गया था, अंदर की तरफ बच गया Ka प्लस H प्लस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय K। सर ये आपका फाइनल एक एक्सप्रेशन है। मैं ये तुम लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप चाहें तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। जब कभी भी किसी वीक एसिड के सॉल्ट की वीक एसिड से बने सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी किसी भी बफर सोल्यूशन में या ऐसे सोल्यूशन में जिसका H प्लस आपको दे रखा हो फिक्स, तो ऐसे में आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सर ठीक है, और तुम ध्यान से अगर देखो तो मैंने कहीं पर भी कोई अजम्पशन नहीं लिया है। अब तक किसी भी तरह का कोई अजम्पशन मैंने यूज नहीं किया। आप समझ रहे, कोई अजम्पशन नहीं किया, बिल्कुल साफ साफ सी बात थी सर। पहला वाला एक्सप्रेशन KSP का था, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है सर, द KSP विल बी S into S minus x एंड द सेकंड इक्विलिब्रियम इज 1 by K बिकॉज दिस इज इक्विलिब्रियम ऑफ HX के टूटने का उल्टा। सो दिस इज 1 by K, सो 1 by K इज इक्वल टू x अपॉन S minus x into H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। बहुत सीधा सा था, आपने आसानी से डिराइव करके ये एक्सप्रेशन तैयार कर लिया। यानी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं उसको अलग से लिख रहा हूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस बात को सब लोग नोट भी कर लें क्योंकि जेई ने इस बात पर 2-3 बार सवाल पूछा है। मैं दिखाऊंगा तुम्हें आज दोनों बार वो सवाल जो उसने पूछे वो दोनों ही करके दिखाऊंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि व्हेनेवर वी आर आस्क्ड, इस बात को नोट कर लेते हैं, व्हेनेवर वी आर आस्क्ड द solubility of a salt of weak acid in a solution having a fixed H plus concentration, then solubility का फॉर्मूला क्या है? S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP Ka प्लस H प्लस अपॉन Ka। ये एक फिक्स वैल्यू होगी जिसको मैं तो यही बोलूंगा कि सब लोग इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं। क्लियर? तो अब जो हमारा सवाल है मैं उस सवाल पर आता हूं। सर अगर ये फॉर्मूला मैंने डिराइव कर लिया है और ये सवाल मैं ये फॉर्मूला मैं या फिर याद करके गया, तो ऐसे में मैं इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर सकता हूं। जैसे अब जो सवाल था, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो सवाल यह है कि मेरा जो pH है वो 7 था और उस टाइम पर मेरी सॉल्युबिलिटी -4 थी। फिर मेरा pH घटकर 2 हो गया, यानी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ाई तो मेरी सॉल्युबिलिटी भी बढ़कर -3 हो गई। ठीक, इसमें एक इंफॉर्मेशन जो मुझसे मांगी गई है वो है pKa।
ठीक। तो मुझे ऐसा लगता है सर सिर्फ आपने पीएच वैल्यूज दे रखी हैं और सॉलिबिलिटीज की वैल्यू दे रखी हैं और उससे आप पीकेए या के जो भी आप बोले वो कैलकुलेट करवाना चाहते हैं। तो चलिए सर एक काम करते हैं, इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं और इसी फॉर्मूले को यूज करके अपना आंसर निकालते हैं। तो चलिए एक बार ये काम करके देखते हैं कि व्हेन pH इज इक्वल टू 7, अगर pH 7 थी तो उस टाइम पर क्या सीन था, जरा ये चेक कर लेते हैं। तो जब हमारी pH 7 है तो उस टाइम पर मेरा दिल ये कहता है कि जो सॉलिबिलिटी है दैट इज 10⁻⁴, दिस मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP। तो मुझे आपने सवाल में दिया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे शायद जरूरत ना पड़े। KSP और K मुझे निकालना है, प्लस H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम पर 10⁻⁷ है और ये अपॉन K। सर ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक। और दूसरा आप सॉलिबिलिटी की बात कर रहे थे, वो व्हेन पीएच की वैल्यू घटकर 2 हो जाती है तब क्या होगा। तो जब पीएच घटकर 2 हो जाएगा तो उस टाइम पर जो सॉलिबिलिटी आएगी वो 10⁻³ हो जाएगी। एंड दिस इज अगेन यही वाला फॉर्मूला यूज करें तो दिस इज KSP, अंदर आ जाएगा K जो हमें निकालना है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन वो बढ़कर 10⁻² हो गई अपॉन K। सर ये एक्सप्रेशन, ये दो एक्सप्रेशन है सर, उस फॉर्मूले को मैंने यहां अप्लाई कर दिया। तो अब सर अब तो गणित है यार, हमसे ज्यादा अच्छी गणित तुम्हारी है। मतलब आप समझ रहे हैं, जो बच्चा आज यहाँ मेंस की जगह एडवांस का लेक्चर देखने आया है वो ये समझना चाहता है कि हम सिर्फ शक्ल देखने नहीं आए हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो सिर्फ अभी ये सोच रहे होंगे कि हम इस बात को बाद में भी समझ सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि एज सच तुम चाहो तो इसको बाद में भी समझ सकते हो, या जो मेरे अपने खुद के बैच के बच्चे हैं मैं उनको यही बोल सकता हूं कि तुम इसको अभी भी देख सकते हो, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि थ्योरेटिकली हम लोगों ने सारे फॉर्मूले डिराइव किए थे, आज उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी तुम्हें कराया जा रहा है, ठीक। बहरहाल तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो इन दोनों इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए जरा इन दोनों इक्वेशंस को एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं। अब हो सकता है सर बेईमानी करनी पड़े, हाँ बिल्कुल सही है, बेईमानी कहीं ना कहीं तो करनी पड़ती है, आयनिक इक्विलिब्रियम की यही खूबी है कि इसमें कहीं ना कहीं बेईमानी करनी पड़ती। तो अगर मैं दोनों एक्सप्रेशंस को स्क्वायर करके डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 10⁻⁶, which is equal to obviously 10⁻²। this must be equal to KSP कैंसिल होगा, अगर आप देख पा रहे हैं KSP कैंसिल होगा, K कैंसिल होगा, तो इट विल बी ओनली K प्लस 10⁻⁷ अपॉन K प्लस 10⁻²। अब थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो दिस इज 10⁻²K प्लस 10⁻⁴ इज इक्वल टू K प्लस 10⁻⁷। तो अगर मैं K को साथ में ले लूं तो ये K के साथ उसको भेज देता हूं तो ये आ जाएगा KA माइनस, अब ये सब तुम अपने आप समझ लेना बात को, K इज इक्वल टू 10⁻⁴ माइनस 10⁻⁷। अब बेमानी क्या कहती है, बेमानी ये कहती है कि सर K में से 0.01 K माइनस करोगे तो क्या 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 कमाल कर दोगे सर, हटाओ इसको, बेकार है सर। इसका मतलब दिस माइनस दिस इज ऑलमोस्ट K, इसमें से इसको माइनस करोगे तो दिस इज ऑलमोस्ट K, ये K के बराबर होगा। और जब -4 में से -7 माइनस करोगे तो सर ये भी बेकार है सर, दिस इज ऑलमोस्ट 10⁻⁴। सो इफ K इज 10⁻⁴, देन Pk वैल्यू विल बी माइनस लॉग 10⁻⁴ एंड दैट इज 4। तो जो आपका आंसर निकल के आ रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है, वो आंसर आपका 4 आ रहा है। और यहां पर बहुत छोटी छोटी बेमानी की गई है। बेमानी तुम चाहो तो, अब यार इतने बेमान तो तुम लोग हो ही, इतना तो तुम समझ सकते हो कि मैंने कौन कौन सी बेमानियां की हैं। तो यहां पर जो बेमानी है वो ये है कि Ka इज मच ग्रेटर देन 10⁻⁻² और दूसरी बेमानी है 10⁻⁴ इज मच ग्रेटर देन 10⁻⁷। तो इसका मतलब है इनको क्या ही माइनस करना, इसको भी नेग्लेक्ट मारो, इसको भी नेग्लेक्ट मारो, सीधे सीधे K की वैल्यू 10⁻⁴, Pk की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये एक तरीका है जो सवाल को किया जा सकता है बाय यूजिंग हमारा वो वाला फॉर्मूला जो मैंने फाइनली डिराइव करके तुम्हें दे दिया है। तुम चाहो तो उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, ठीक। अब और सोच क्या हो सकती है सर, एक सोच और भी हो सकती है सवाल को करने की, और वो सोच जो बहुत लॉजिकल समझ में आती है। दूसरी सोच आप लिख सकते हैं। दूसरी सोच क्या है, दूसरी सोच भी सेम ही है सर। आपने तो यहां पर एक फॉर्मूला जैसा बनाया है, दूसरी सोच में एज सच कोई फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से समझा जा सकता है, कुछ बहुत नया नहीं। आप ये बताइए, जो पहला वाला सोल्यूशन था उसकी pH 7 थी, हालांकि टेम्परेचर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मैं अज्यूम करता हूं कि जहां टेम्परेचर मेंशन नहीं है वहां पर मैं मान लेता हूं कि pH 7 काफी हद तक न्यूट्रल सॉल्यूशन ही होगा। इफ टेम्परेचर इज 298 केल्विन और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आप ठीक है सर टेम्परेचर मेंशन नहीं है, बट जहां मेंशन नहीं होता है वहां अज्यूम तो यही किया जाता है कि 7 इज न्यूट्रल पॉइंट।
तो जो pH इज इक्वल टू 7 है, मैं मान सकता हूं दैट इज कुछ पानी की बात कर रहा है ना। पानी की pH 7 होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो शायद आप पानी के अंदर सॉल्ट की सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो मैंने तुम लोगों को यह बात सब लोगों को बताई भी है, सब लोग इस बात को जानते भी हैं कि जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी सॉलिबिलिटी वाटर के अंदर जनरली नॉर्मल तरीके से निकाली जाती है, अज्यूमिंग कोई बदतमीजी नहीं हो रही है पानी के अंदर। अब बदतमीजी क्या हो सकती है सर? हालांकि थोड़ी सी बदतमीजी है। बदतमीजी अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप समझिएगा इस बात को, जो आपका MX सॉल्ट जब ये डिसॉल्व करेगा तो ये M प्लस एक्वस में प्लस X माइनस एक्वस में टूटेगा। लेकिन सर क्योंकि आप पानी की बात कर रहे हैं, तो पानी तो बहुत कम pH वाला आदमी है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है सर? ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि जो X माइनस आपने बनाया वो पानी के अंदर, क्योंकि ये वीक एसिड का एनायन है, तो ये पानी के अंदर हाइड्रोलाइज कर सकता है सर। थोड़ा बहुत हाइड्रोलिसिस आपको इस वीक एनायन की देखने को मिल सकती। लेकिन सर ये थोड़ी बहुत ही होगी, ये थोड़ी बहुत ही होगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाले इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP है और नीचे वाले इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो KW/K। सर ये भी एक स्मॉल वैल्यू ही मानी जा सकती है, ये काफी छोटी वैल्यू ही मानी जा सकती है, क्योंकि KW जो है वो काफी छोटा होता है सर। KW इज 10⁻⁻14, बहुत छोटा है सर। इसका युवा सर इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफी बर्बाद है। ये इतना बर्बाद है कि आप अज्यूम कर सकते हैं कि सर ये इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है सर। इस इक्विलिब्रियम को कंसीडर करना बहुत ज्यादा समझदारी नहीं है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम है, जब आप इस MX को पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो सिर्फ चुपचाप टूट जाएगा, और टूटने के बाद X माइनस की हाइड्रोलिसिस भी नेग्लिजिबल होगी, यानी कि M प्लस बनेगा और X माइनस बनेगा और इसके बाद कुछ नहीं होगा सर। तो ऐसे में सर जो सॉलिबिलिटी है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस सॉल्ट की जो सॉलिबिलिटी है, अगर मैं उसको S मान लूं तो एक चीज तो क्लियर हो गई सर, S स्क्वायर इज इक्वल टू KSP, और S की वैल्यू आपने दे रखी है सर, पानी के अंदर सॉलिबिलिटी 10⁻⁻4 है, तो सर इससे KSP की वैल्यू आ गई 10⁻⁻4 का स्क्वायर, एंड दैट इज 10⁻⁸। यानी कि सर मुझे पहली जो इंफॉर्मेशन आपने दी थी कि pH इज इक्वल टू 7 पर सॉल्ट की सॉलिबिलिटी 10⁻⁻4 है, तो मैं अज्यूम करता हूं कि अगर 10⁻⁻4 है तो दिस इज अ सॉल्ट ऑफ 1:1 स्टोइचियोमेट्री, सो KSP विल बी S स्क्वायर। S की वैल्यू 10⁻⁻4 है, सो KSP 10⁻⁸। बात खत्म। ठीक, चलिए ठीक है सर। अब दूसरे सोल्यूशन की बात करिए सर। लेकिन दूसरा सोल्यूशन तो पानी नहीं है ना सर। दूसरे सोल्यूशन में तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अच्छी खासी है, तो वहां पर तो आप ये बीमारी भी नहीं कर सकते कि इस इक्विलिब्रियम को नेग्लेक्ट कर दो, ड्रामा कर लो। हाँ, बात तो सही। चलिए अब दूसरे इक्विलिब्रियम पर आते हैं। दूसरा इक्विलिब्रियम क्या है? दूसरा इक्विलिब्रियम हमारा MX जो है वो अब फिर से डिसॉल्व कर रहा है एक ऐसे सोल्यूशन में जिसकी pH 2। चलिए करके देखते हैं। अभी हमने बात भी की थी, यह आ गया M प्लस एक्वस प्लस X माइनस एक्वस। तो सर अगर मैं इसको डिसॉल्व करके भी देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉसिबिलिटी और आती है। वो पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा X माइनस है वो X माइनस सोल्यूशन में जिसमें H प्लस काफी ज्यादा है, वो उनके साथ जुड़कर HX बनाने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। चलिए सर, अब जब आप इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सोच के देखते हैं, तो थोड़ा सा अकल लगाते हैं। इसकी सॉलिबिलिटी मान लेते हैं यहां पर S। ठीक, अब इस S से कंफ्यूज मत होना, मतलब वो S था जो खत्म हो गया, यहां पर इसकी सॉलिबिलिटी मान लीजिए S है, तो ये भी S होगा। अगर ये S है तो सर ये तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, ये भी S होगा। ये S होगा तो S में से यहां कुछ घटेगा, अगर कुछ घटेगा तो सर ये भी कुछ बनेगा। जैसे ही नीचे कुछ घटेगा ऊपर भी घटेगा। सर जैसा कि अभी आपने इक्विलिब्रियम लिखा था, बिल्कुल उसी तरह से आप यहां पर भी इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। सर ये आपका इक्विलिब्रियम तैयार हो गया। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, इस पूरे सिचुएशन को अगर ध्यान से देखो तो इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है KSP, और इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है 1/K, जो कि काफी बड़ी वैल्यू, वेरी बिग वैल्यू। व्हाई? बिकॉज एसिड इज अ वीक एसिड। अगर एसिड वीक एसिड है तो उसका Ka काफी छोटा होगा। Ka के छोटे होने से 1/K की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और अगर 1/K बड़ा हो गया तो सर ये रिएक्शन आगे भागती जाएगी, भागती जाएगी, भागती जाएगी। और अगर ये रिएक्शन आगे भागती जा रही है तो ऐसे में सर मैं अज्यूम कर सकता हूं कि X माइनस इज नेग्लिजिबल इन दिस सिस्टम, दिस इज ऑलमोस्ट जीरो। सर जैसी बनेगा H प्लस खा जाएगा, जैसी बनेगा H प्लस खा जाएगा, जैसी बनेगा H प्लस खा जाएगा। सो X माइनस इज नेग्लिजिबल, नॉट जीरो, नेग्लिजिबल। जीरो जैसा लेकिन जीरो नहीं।
समझना इस बात को। तो मैंने कहा ठीक है यार, एक काम करते हैं, आप कुछ 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 एक्सप्रेशंस लिखते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी बेईमानी करके देखेंगे। तो चलिए सर, अब मजेदार है सर, ये बेईमानी में मजा आ जाता है। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्रेशन लिखते हैं और फिर उसमें थोड़ी सी बेईमानी करके देखते हैं। चलिए सर, एक्सप्रेशन लिखते हैं और कुछ बेईमानी करके देखते हैं। तो जो पहला एक्सप्रेशन निकल के आएगा, ध्यान से देखना, दैट इज फॉर केएसपी। क्या एक्सप्रेशन बनेगा? केएसपी इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस एक्स, और जो दूसरा एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा 1/k का। अब तुम ध्यान से देखना, मैं थोड़ी सी बेईमानी कर रहा हूं, अभी करूंगा। 1/k इज इक्वल टू एक्स अपॉन एस माइनस एक्स इंटू एच प्लस। अब तक कोई बेईमानी नहीं। अब जरा समझना, तुम ये कह रहे हो कि एक्स माइनस इज ऑलमोस्ट जीरो। हाँ सर, ऑलमोस्ट जीरो, नॉट जीरो। तो एक काम करते हैं ना, इसको जीरो मान लेते हैं। जीरो मानने से फायदा क्या होगा सर? जब आप इसको जीरो मानेंगे तो एस माइनस एक्स की वैल्यू जीरो होगी, तो उससे एक्स की वैल्यू एस हो जाएगी। हाँ, और जब जीरो रखने की बारी आई तो इसको जीरो की जगह वाई रख लीजिएगा। मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया। तुम्हें याद है ये बेमानी बहुत बार मैंने अभी लास्ट चक्रव्यूह वाले केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर भी तुम्हें ये बेमानी सिखाई थी, और ये जेई वालों की फेवरेट बेमानी है। जब के की वैल्यू को वो बड़ा देखते हैं तो वो इस तरह के ड्रामेबाजी शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर, अगर एस माइनस एक्स को ऑलमोस्ट जीरो मान लें तो मैं एक काम करता हूं, एस माइनस एक्स को ऑलमोस्ट जीरो मानकर वाई ले लेता हूं, एंड वाई को मैं बोल रहा हूं दिस इज ऑलमोस्ट जीरो, नॉट जीरो। ये ध्यान रखना, जीरो मान रहा हूं, है नहीं। यानी अगर मैं इसको जीरो मानता हूं तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एस। तो मेरा सर एक्सप्रेशन सिंपल होने वाला है। जरा ध्यान से देखना सर, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है वो चेंज होके बन जाएगा ये के एस पी इज इक्वल टू एस इंटू वाई। ये मेरा पहला एक्सप्रेशन, 1 डैश, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। नाउ दिस इज 1 डैश, एंड व्हाट इज सेकंड एक्सप्रेशन? 1/k इज इक्वल टू एक्स की जगह एस। देख रहे हो, एस माइनस एक्स को अगर आपने जीरो माना, ऑलमोस्ट जीरो, तो दैट मींस एस माइनस एक्स इज ऑलमोस्ट जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू एस। यानी x की वैल्यू क्या बन गई? s। तो यहां पर x की जगह क्या रख सकते हैं? s। नीचे क्या आ जाएगा सर? s माइनस एक्स तो जीरो है ना? जीरो नहीं है, जीरो जैसा है, जिसको क्या माना है? y। तो यहां पर y रख देना, दिस इज y। और h प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो सर आपकी फिक्स है ही, जो भी आपको सवाल में दे रखी है, दिस इज सेकंड डैश। अब बहुत क्लियर है सर, ऊपर से आप y की वैल्यू उठाइए और उसको नीचे पुट कर दीजिए, k निकल आएगा। खत्म हो गया सवाल। आप समझ रहे बात को? यानी, और केएसपी, सर केएसपी कहां से आएगा? अरे केएसपी की मदद तो आपको पहले वाली इक्वेशन ने कर ही रखी है। ये देखिए सर, केएसपी की दिक्कत नहीं है, केएसपी की वैल्यू तो पहले से पता है। कुछ समझ में आ रहा है सर? ऊपर से किसकी वैल्यू निकालें? वाई की वैल्यू निकालते हैं। कहां से? यहां से। वाई इज इक्वल टू केएसपी बाय एस। चलो मैं करके दिखाता हूं तुम्हें। वाई इज इक्वल टू केएसपी बाय एस। तो नीचे वैल्यू पुट करते हैं, 1/k इज इक्वल टू, एस को एस रहने देते हैं, और y की जगह क्या डाल देते हैं? y की जगह डाल देते हैं KSP बाय एस। KSP बाय एस यानी एस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, दिस इज h प्लस। सो व्हाट इज k? जरा जल्दी से बताओ। k की वैल्यू आ जाएगी KSP इंटू एच प्लस अपॉन एस स्क्वायर। जरा जल्दी से बताओ, व्हाट इज KSP? 10 रेज पावर माइनस 8। व्हाट इज h प्लस? 10 रेज पावर माइनस 2। एंड व्हाट इज s स्क्वायर? दिस इज 10 रेज पावर माइनस 3 का स्क्वायर। 10 रेज पावर माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है भाई? -8, और ये 2 10 हो जाएगा, ये -6 ऊपर चला जाएगा, -4। सो दिस इज 10 रेज पावर माइनस 4। सो k इज 10 रेज पावर माइनस 4, सो pk इज 4। सर आंसर वही है सर, आप ध्यान से देखिए सर, आंसर सेम है सर। ये भी 4 आया था, यहां भी आंसर 4 आ रहा है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जिस तरह से दूसरी सोच, पहली सोच, हमारी सोच, तुम्हारी सोच, तुम्हें जिस तरह से करनी है, तुम्हें पता नहीं चलेगा। हम लोग यानी टीचर्स जो है वो कहने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं कि देखा तुम्हें 2 तरीके से मैंने सवाल करके दिखा दिया, एक्चुअली दोनों तरीके सेम है, तुम्हें पता नहीं चलेगा। हमने हर वो बेईमानी वहां भी फॉलो की है, हर वो बेईमानी यहां भी फॉलो की है, बस फर्क इतना है वहां पर एक प्रॉपर सोच के साथ एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, जो जनरली बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सर फॉर्मूले बताइए, फॉर्मूले। याद तुम एक भी फॉर्मूला नहीं करते, लेकिन फॉर्मूले तुम्हें हर चीज के चाहिए। तो बहरहाल तुम्हारे सामने एक फॉर्मूला रख दिया गया है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं। जब कभी भी किसी वीक एसिड के सॉल्ट की सॉलिबिलिटी H प्लस के सोल्यूशन में निकाली जाए, जिसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स दे रखी है, तो आप उस इक्वेशन का सहारा लेकर आंसर निकाल सकते हैं, बात खत्म। दूसरी बात, अगर आप चाहें तो बहुत थ्योरेटिकल सवालों को डिस्कस कर सकते हैं, और थ्योरेटिकली ये सवाल एक सिंपल सोच के साथ किया जा सकता है कि शुरुआत में जो सॉलिबिलिटी है वो आपको केएसपी प्रोवाइड करेगी, बिकॉज सॉलिबिलिटी एक ऐसे सोल्यूशन के अंदर दे रखी है जिसमें H प्लस बहुत कम है। तो ऐसे में सर वो सॉल्ट जाके घुल जाएगा और H प्लस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
जाएगा। तो ऐसे में KSP इज इक्वल टू एस स्क्वायर, आपको एस स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, आपने KSP निकाला। दूसरे केस में सर H प्लस काफी ज्यादा है सर, 10 की पावर -2 मोलर कंसंट्रेशन है सर, ऐसे में H माइनस को वो X माइनस को खाता जाएगा, और ऐसे में सर मुझे दोनों इक्वेशंस का सहारा लेना पड़ेगा। इन दोनों इक्वेशंस का सहारा लेते वक्त मुझे एक छोटी सी बेमानी लगानी पड़ेगी, क्योंकि सेकंड इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा है, इसलिए इस X माइनस को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल माना जा सकता है, जिसकी वजह से अगर यह 0 मान लिया जाए तो X की वैल्यू S के बराबर आ जाएगी, और जब यह वैल्यू रखने की बारी आए तो इसको 0 की जगह Y रख दिया जाएगा, और उस Y की वैल्यू कैलकुलेट करके आप नीचे पुट करके आसानी से नया Ka कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए सर, इसी तरह से बिल्कुल चीजों को आगे बढ़ाते हैं, और इसी तरह से मैं तुम्हें यहीं पर वो चीज करके दिखाता हूं। जेई ने ये वो सवाल मैं जानबूझ के उठा रहा हूं जिनको सॉल्व करने में बच्चों की जो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी थी, या जो परसेंटेज थे, किसी सवाल में 1% था, किसी में 2% था, यानी ये वो सवाल थे जो बच्चों से गलत होते हैं, क्योंकि वो आयनिक इक्विलिब्रियम में हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर सवाल निकल के आए, जबकि एक्चुअली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच जरूर एडवांस लेवल पर डाली जा सकती है, जो बच्चों को डिटेल में पढ़ाई भी जाती है। ठीक, सेम प्रोसेस है, सेम सवाल है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो फॉर्मूला लगा के सवाल करिए, और चाहें तो आप अपने हिसाब से करिए। सर मैं तो अब अपने हिसाब से भी करना चाहो तो अपने हिसाब से कर लेना, मैं तुम्हें सीधे सीधे फॉर्मूले के अंदर ही वो सवाल सीधे सीधे फॉर्मूले के अंदर ही डालकर ये सवाल तुम्हें प्रूफ करके दिखाता हूं। मुझे इस बार सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी, एंड द फॉर्मूला वाज, और किसके अंदर कैलकुलेट करनी है? एक ऐसे सॉल्ट के अंदर जिसकी पीएच, एक ऐसे सोल्यूशन के अंदर जिसकी पीएच क्या है 3। तो इसका मतलब सर अगर आप S की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो अभी आपने बताया था S इज इक्वल टू KSP और ब्रैकेट के अंदर Ka प्लस H प्लस अपॉन K। सर अब आप देख लीजिए आपको क्या क्या दे रखा है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। KSP की वैल्यू मुझे ऑलरेडी सवाल में दे रखी है 2 × 10⁻⁻10। अंदर चलें तो Ka की वैल्यू 10⁻⁻8 है, प्लस H प्लस की वैल्यू 10⁻3 है, और नीचे ये 10⁻8। सर अगर मेरा दिमाग सही चल रहा है तो मुझे एकदम साफ दिखाई देता है कि 10⁻8 को 10⁻3 में जोड़ना बहुत ही बड़ा बेवकूफी माना जाएगा। सो दिस विल बी ओनली 10⁻3। -8 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो दिस इज 10⁻3। तो अगर मैं सही से देख रहा हूं तो -10, -3, -8 दैट इज इट इज 2 × 10⁻5, that is 20 × 10⁻6. It is almost 4.47 × 10⁻3। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो मेरी सॉल्युबिलिटी निकल के आ रही है इस सॉल्ट की, वो 4.47 × 10⁻3 आ रही है। तो अगर मैं अपने आंसर को इनकी इस वैल्यू के साथ कंपेयर करूं तो साफ कंपैरिजन समझ में आता है कि y × 10⁻3 की जो y की जो वैल्यू है वो 4.47 निकल के आ रही है। क्लियर? जो y की वैल्यू निकल के आ रही है वो 4.47 निकल के आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल भी बिल्कुल, और आप चाहें तो इसको दूसरी सोच के साथ भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इस सवाल को दूसरी सोच के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? शाबाश। ये देखिए खूबसूरत 2 सवाल जो है जेई ने हमसे पूछे थे। चलिए और एक सवाल ले लेते हैं। इस सवाल पर आते हैं। ये भी जेई में पूछे गए अच्छे सवालों में काउंट किया जाता है। हालांकि मुझे पता नहीं क्यों, अगर मैं तुम्हारी जगह ये पेपर दे रहा होता तो मैं ये सवाल देख के डरता जरूर, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या क्या दे रखा है। लेकिन जैसे ही मैं इस सवाल की आखिरी लाइन को पढ़ता तो मुझे हो सकता है सवाल ना समझ में आता, हो सकता है मैं सवाल ना सॉल्व कर पाऊं, लेकिन मुझे एक हिंट ये मिल रही है कि यार ये लेड सल्फेट की सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है। फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड सल्फेट। मुझसे लेड सल्फेट की सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए कह रहा है, और वो कहां निकालने के लिए कह रहा है? वो एक ऐसे सोल्यूशन के अंदर निकालने के लिए कह रहा है जहां ऑलरेडी सल्फेट ही सल्फेट पड़े। तो सर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस सवाल के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। मुझे तो सिर्फ इतना ही समझ में आता है। मतलब मैं अगर तुम्हारी जगह हूं तो मैं हो सकता है ये सवाल ना कर पाऊं, बट एटलीस्ट इतना जरूर समझ जाऊंगा कि मुझे लेड सल्फेट की सॉल्युबिलिटी एक ऐसे सोल्यूशन में कैलकुलेट करनी है जिसमें ऑलरेडी सल्फेट पड़े। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके पास ये बर्तन है,
कुछ कुछ सिचुएशन कुछ इस तरह की दिखाई देती है कि आपके पास इस बर्तन है और इस बर्तन में ये आपका सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन में न जाने कहां से ये सल्फेट आयन पड़े हैं और आप ऊपर से घोलना जा रहे हैं PbSO4 को। तो एक चीज तो वैसे ही क्लियर है सर, ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbSO4 इट विल डिक्रीज डाउन। इसमें कोई शक नहीं है सर, ये सॉल्युबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो सर जो भी है ये आपका सॉल्युबिलिटी का ये क्राइटेरिया, ये सवाल। तो तुम्हें नहीं लगता अगर जो बच्चा इतना समझ जाएगा उसकी आंखें सिर्फ एक ही तरफ दौड़ेंगी, किस किस तरफ, कि यार बस ये बता दो कि बर्तन में सल्फेट कितने हैं, क्योंकि कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी हम निकाल सकते हैं। कॉमन आयन के प्रेजेंस में हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी आती। मान लीजिए ऐसी बोलता हूं, अगर मैं सल्फेट की कंसंट्रेशन को आपको बोलूं कि ये सल्फेट की कंसंट्रेशन बर्तन में ए, ठीक, तो आप बताइए आप सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे? अरे सर अब तो बड़ा आसान हो गया। कैसे सर? हम सबसे पहले PbSO4 की सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम लिख देंगे। वो क्या होगा सर? ये तो पुरानी बात है सर, Pb2 प्लस एक्वस प्लस सल्फेट एक्वस। और अगर मैं सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकालना चाहता हूं तो मैंने अभी क्या बताया था, लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट इज S। तो अगर ये S सॉल्युबल है तो S घुलेगा, S घुलेगा तो S टूटेगा, S टूटेगा तो ये भी S बनेगा और ये भी S बनेगा। लेकिन ऑलरेडी सल्फेट कितने हैं? A। तो आपके पास टोटल सल्फेट कितने होंगे? S प्लस A। नाउ द आंसर इज S इंटू S प्लस A इज इक्वल टू KSP ऑफ PbSO4, जो कि सवाल में दे रखा है। तुम्हें पता होगा कॉमन आयन की प्रेजेंस में जब सॉल्युबिलिटी निकाली जाती है तो इस S को A के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। सो S इज इक्वल टू KSP बाय A। सर ये मेरा आंसर। अब अगर तुम में से कोई समझदार है तो वो अपने आप इस सवाल को सॉल्व कर सकता है, अपने आप अकल लगाएगा और उसको समझ में आएगा कि मुझे करना क्या है। यहां पर मैंने बेमानी क्या की है सर? ये हर बार कॉमन आयन की प्रेजेंस में बेमानी होती है। ए, या ऐसे लिख देते हैं S इज मच मोर लेस देन A। अगर S की वैल्यू A के रेस्पेक्ट में काफी कम है तो आप S को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। AS इज इक्वल टू KSP, सो S इज इक्वल टू KSP बाय A। यानी क्या सवाल में KSP गिवन है? हां सर सवाल में KSP गिवन। क्या सवाल में A की वैल्यू गिवन है? तो सर अगर मुझे A पता चल जाए, यानी इस पूरे बर्तन में सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अगर ये पता चल जाए तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके आपको लेड सल्फेट की सॉल्युबिलिटी आसानी से कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं। क्लियर है? समझ में आया? तो यानी मुझे ऐसा लगता है इस सवाल में जो जोर लगाना है वो कॉमन आयन के प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने का एक छोटा सा सवाल, जिसने जेई, जो कि जेई मेंस में बहुत बार, जेई एडवांस लेवल पर बहुत बार पूछा जा चुका है। यह अच्छा इसलिए क्योंकि इस बार डायरेक्टली कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट वे में गिवन नहीं है, बस इतना फर्क है। तो जो सल्फेट आपका कॉमन आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर डायरेक्ट वे में गिवन होती तो मजा आ जाता। तो सर ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है सर? अब IIT का एडवांस का पेपर है और आप टफ PYQs लेके आए हैं तो सर कुछ तो दर्द होगा ही। तो दर्द सिर्फ इतना है कि आपको इस बर्तन में सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेक करनी है, जिसके बारे में थोड़ा सा सोचा जा सकता है। तो अब आप जरा सोचिए कि आप इस लेड सल्फेट को जब इस बर्तन में डालेंगे तो उस बर्तन में सल्फेट एक्चुअली है कितने, पहले ये सोचते हैं। उस बर्तन में सल्फेट एक्चुअली हैं कितने, वो सोचते हैं। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अगर अकल लगाएं तो इतना समझ में आता है कि सर जो आपने H2SO4 ले रखा है इसके दो डिसोसिएशंस होंगे, जिसमें पहला डिसोसिएशन आप कह रहे हैं बहुत ही तगड़ा है। तो ठीक है सर, H2SO4 पहला डिसोसिएशन बहुत तगड़ा है, यानी 100% डिसोसिएट कर जाएगा। तो अगर ये 100% डिसोसिएट कर जाएगा तो इसका मतलब जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की 1 मोलर आपने दी है, तो इनिशियली तो ये दोनों जीरो होंगे, फिर ये आदमी खत्म हो जाएगा और इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाएगी और इसकी कंसंट्रेशन भी 1 मोलर हो जाएगी, ये भी ठीक। और साथ ही साथ आपने Na2SO4 को भी बर्तन में ले रखा है, और Na2SO4 तो सर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सर, सॉल्ट है, 100% डिसोसिएट करेगा सर। और अगर ये 100% डिसोसिएट करेगा तो इससे भी सल्फेट आयंस निकल के आएंगे। अगर ये 1.8 इंटू 10⁻² मोलर है तो शुरू में तो ये दोनों ऑब्वियसली जीरो होंगे, लेकिन सर फिर ये टूट जाएगा और ये बचेगा 2 इंटू 1.8 इंटू 10⁻² मोलर, एंड दिस विल बी 1.8 इंटू 10⁻² मोलर। ये सल्फेट आयन। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं सर, जिस इक्विलिब्रियम से सल्फेट आयन कॉन्सेंट्रेशन निकल के आएगी उस इक्विलिब्रियम के बारे में भी थोड़ी सी बात करिए।
तो अब कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? आ तो गई सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन 1.8 इंटू 10⁻²। नहीं 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 सर, अब आपने ना इस वीक एसिड के सेकंड डिसोसिएशन को भी कंसीडर नहीं किया। तो मैं इस वीक एसिड के सेकंड डिसोसिएशन को भी तुम्हें कंसीडर करके दिखाता हूं, एंड दैट इज HSO4 माइनस डिसोसिएट्स इनटू H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब आप ये बताइए, अभी के लिए अभी अभी जो दिखाई दे रहा है उस हिसाब से अगर मैं ध्यान से देखूं तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और सल्फेट आपके पास 1.8 इंटू 10⁻²⁻² मोलर पड़े। ये अभी की सिचुएशन। अब आप बताइए इस सेकंड इक्विलिब्रियम के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सेकंड इक्विलिब्रियम आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ आएगा? तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, मेरा मानना यह है कि HSO4 भी हमारा 1 मोलर है। ये सिचुएशन है एट T इज इक्वल टू 0 की। अब आप बताइए ये टूटेगा या बनेगा? तो मैंने कहा अभी बता देते हैं, इस रिएक्शन का जो रिएक्शन कोशेंट होगा वो होगा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HSO4 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो यह आ जाएगा 1 इंटू 1.8 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻²। और साथ दिखाई देता है दिस QC इज ग्रेटर देन KC। क्यों? क्योंकि सेकंड इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 1.2 इंटू 10⁻² है, जो कि छोटी वैल्यू है इस रिएक्शन कोशेंट से जो अभी हमने निकाला है, दैट इज 1.8। इसका मतलब ये हुआ सर रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सर ये तो पीछे चलेगी, और अगर ये पीछे चलेगी तो सर ये कुछ घटेगा, ये भी कुछ घटेगा और ये कुछ बनेगा। इसका मतलब ये हुआ अब आपको सल्फेट की नई कॉन्सेंट्रेशन इस इक्विलिब्रियम को सॉल्व करके मिलेगी। तो चलिए सर इस इक्विलिब्रियम को सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो अब मुझे समझ में आता है कि मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो है HSO4 माइनस is in equilibrium with H plus plus SO4 2 minus. This will be 1.8 into 10⁻² minus X. ये 1 minus X and this is 1 plus X. सर ये रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी, ये दोनों कम होने लगेंगे और ये बनने लगेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे रखा है सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 1.2 into 10⁻² which is equal to H plus concentration into sulfate concentration upon HSO4 minus की concentration. H plus concentration is 1 minus X and this is 1.8 into 10⁻² minus X divided by 1 plus X. Clear? सर बेमानी यहां पर भी लॉजिकल लगती है क्योंकि सर इतना ज्यादा QC की वैल्यू KC से बड़ी नहीं थी। सर ये रिएक्शन थोड़ी सी बैकवर्ड जाएगी। X का जो अमाउंट होगा लॉजिकल है सर, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? 1.8 इंटू 10⁻² से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो दैट मींस X इज वेरी लेस एज कंपेयर टू 1। तो आप इस X को नेग्लेक्ट कर सकते हैं 1 के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ सर 1 माइनस X को भी 1 लिया जा सकता है और 1 प्लस X को भी 1 लिया जा सकता है, और यहां से आप X की वैल्यू डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि X की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 पॉइंट वो उधर चला जाएगा। सो X इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10⁻²। यानी X की वैल्यू आ गई। अब अगर X आ गया तो आपको सल्फेट की कंसंट्रेशन भी मिल जाएगी। यहां से ये देखिए, तो अब आपको बर्तन में सल्फेट की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी, एंड दैट इज 1.8 इंटू 10⁻² माइनस 0.6 इंटू 10⁻², एंड दैट इज 1.2 इंटू 10⁻² मोलर। और तुम ध्यान से समझना, यही तुम्हारा A, ये वही A है जो मैं चाहता था। तो अब आंसर बता दो सर। अब तो आंसर सीधे सीधे समझ में आता है। सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय A, और KSP की वैल्यू आपने सवाल में कितनी दे रखी है? KSP है 1.6 इंटू 10⁻⁸। सो दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10⁻²। क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1.33 इंटू 10⁻⁶। यह आपकी सॉल्युबिलिटी। अब आप ये देख लीजिए आपको आंसर किस फॉर्म में चाहिए था, तो एक बार आंसर देख लेते हैं। मुझे चाहिए था x इंटू मुझे y की वैल्यू चाहिए थी, यानी x तो मुझे पता है, y की वैल्यू 10 की पावर में चलेगी। तो अगर मैं देखूं तो ऐसे में अब जो भी आंसर है तुम समझ लो। मुझे लगता है कि ये x है, समझते हो, और ये आपका y। तो ये आपका y हो गया और ये आपका x हो गया। तो इससे अब y की जो वैल्यू है वो इनके हिसाब से वो 6 आ गई। समझो, अपने आप समझो।
क्लियर है? समझ में आया? तो ये एक अच्छा सवाल बनाया था, बहुत अच्छा। आप अच्छा देखो, एक होता है ना टफ। टफ किसे कहते हैं? टफ उसे कहते हैं जो हम समझ ना पाए आसानी से, वही टफ है। अब हो सकता है ये सवाल मुझे टफ लग रहा हो, तुम्हारे लिए इजी, लेकिन अब ये टफ और इजी ये एक रिलेटिव टर्म। सवाल टफ और इजी के बेसिस पर जज करना समझदारी नहीं। सवाल इस चीज के ऊपर जज करना चाहिए कि वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो जेई बार बार इस्तेमाल कर रहा है, ताकि मैं एटलीस्ट उन कॉन्सेप्ट पर अपने हाथ को मजबूत करूं, क्योंकि वही उन्हीं कॉन्सेप्ट पर वो आयनिक इक्विलिब्रियम पर सवाल बना रहा है। तो मेरा अपना सजेशन यही है कि वो सॉलिबिलिटीज के ऊपर सवाल बहुत ज्यादा पूछ रहा है। तुमने देखा होगा जो टफ लेवल के, अच्छे लेवल के सवाल हैं वो सॉलिबिलिटीज पर बनाए जा रहे हैं, जिसमें कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉलिबिलिटी, या फिर बफर सॉल्यूशंस के अंदर सॉलिबिलिटी सॉल्ट्स की, इन पर सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो तुम लोग को भी मुझे लगता है कि ये वाले टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि जो है इस कैटेगरी पर आने वाले सवालों को सॉल्व किया जा सके। चलिए सर, एक सवाल पर और आते हैं। ये भी एक सवाल ले लेते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल बनाया गया है, जिसमें जो जो टफ सिर्फ इसलिए क्योंकि फिर वही है, बहुत कम बच्चे कर पाए। उसका रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि सही से सोच नहीं पाए। अगर मैं इस सवाल को बहुत ध्यान से देखूं तो मुझे ये सवाल बहुत सिंपल दिखाई देता है। कैसे? आप ये बताइए कि अगर मुझे किसी तरह से ये पूछा जाए कि आपको H2S का के नेट दे रखा है, तो मैं क्या H2S के के नेट का इक्विलिब्रियम लिख सकता हूं? हां सर, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर आप बल्कि छोटा सा यहां लिख देते हैं, सर H2S का जो के नेट होगा, वो के नेट इन दो इक्विलिब्रियम्स को जोड़ के तैयार किया गया होगा। पहला इक्विलिब्रियम क्या है? वो है H प्लस प्लस HS माइनस, और दूसरा इक्विलिब्रियम क्या है? HS माइनस गिव्स H प्लस प्लस S2 माइनस। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो इन दोनों को जोड़ते ही मुझे नेट इक्विलिब्रियम पता चल जाएगा। तो चलिए सर, जो नेट इक्विलिब्रियम है वो क्या है? नेट इक्विलिब्रियम इज H2S गिव्स 2H प्लस प्लस S2 माइनस। सर, ये आपका नेट इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो तुम्हें पता है कि जब कोई इक्विलिब्रियम इस तरह से तैयार किया जाए जो दो इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम्स को जोड़ के बना है, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है दैट इज के नेट, वो इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, जो कि मेरा मतलब है सवाल में दे रखा है 10⁻⁻21। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या ये कहना ठीक है कि ये जो 10⁻⁻21 है वो इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, यही इसी तरह से लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय H2S। अच्छा, अब सर जरा ध्यान से देखते हैं। सवाल में मुझसे पूछा गया है व्हाट विल बी द पीएच। सवाल में पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम पीएच, ताकि वो इस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+, ताकि वो प्रेसिपिटेशन को रोक सके। तो अब आप ये बताइए, अगर मुझे H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी, तो मुझे क्या क्या चाहिए? सर, एक तो H2S की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, एक सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और एक ये वैल्यू चाहिए। ये तो दे रखी है। सर, H2S की कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी सवाल में दे रखी है 0.1 मोलर। तो सर बचा क्या? सर, सिर्फ सल्फाइड बचा। वो सल्फाइड कहां से निकाल के लाओगे? अरे सर, बस यही तो सोचना था, इतना ही तो सोच थी सर, इसमें तो कुछ खास बात भी नहीं। बढ़िया सवाल बनाया था, जो कि जनरली बच्चों को कम समझ में आया कि ये सल्फाइड कहां से निकल के आ रहा है। तो आप अगर समझेंगे तो जिंक सल्फाइड का जो KSP होगा, इट विल बी इक्वल टू सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन इनटू जिंक प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन। यहां से आपको वो सल्फाइड पता चल जाएगा जो कि आपको चाहिए। इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको डब्बे में मिल गई तो आपका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो KSP अपॉन Zn2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन। सवाल में KSP ऑलरेडी गिवन था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, दिस इज 1.25 इंटू 10⁻⁻22 डिवाइडेड बाय जिंक प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.05। चलिए सर, वैल्यू पुट करते हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज 25 इंटू 10⁻⁻22। थोड़ा सा और सही से लिखें तो दिस इज 2.5 इंटू 10⁻⁻21। सो द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड इज 2.5। यहां पुट कर देते हैं, खेल खत्म हो गया। सर, यहां से H+ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। H+ की वैल्यू निकल के आएगी 10⁻⁻21 इंटू H2S की कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय सल्फाइड, जो अभी आपने निकाला 2.5 इंटू 10⁻⁻21। सर, साफ दिखाई देता है, कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है। 10⁻⁻21 को कैंसिल किया, और कैंसिल करके खूबसूरत सा आंसर H+ की कॉन्सेंट्रेशन का, एंड दैट इज 1/25। समझ लो, एंड दिस इज 1/25 आएगा ना, 1/25, एंड दिस इज 0.04 मोलर। यानी H+ की जो कंसंट्रेशन आपको चाहिए वो 0.04 मोलर देखने को मिलेगी।
कुछ समझ पाए भाई? ये H प्लस का कहीं स्क्वायर था, ठीक। तो ये H प्लस के स्क्वायर की वैल्यू है, तो दिस इज 0.2। थोड़ा सा सही कर लेते हैं, यहां तक तो ठीक है। और यहां से फिर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं। H प्लस इज 1/5 एंड 1/5 इज 0.2 मोलर। तो जो सही आंसर आपका आ गया वो पॉइंट, यानी मेरा मेरा कहने ये है कि सवाल आसान है, सिर्फ आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना है, जिसमें सिर्फ ये सोचना था कि यार एक्चुअली चाहिए क्या। तो चाहिए सिर्फ इतना कि आपको H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए के नेट की मदद से, उसमें सल्फाइड आयन फंस रहा है सर। वो सल्फाइड कहां से निकल के आएगा? अरे भाई जिंक सल्फाइड का केएसपी दे रखा है, जिंक की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी, खड़ाक से सल्फाइड उठाओ, यहां पुट करो, H प्लस बाहर आ जाएगा। सर ये सवाल टफ सवाल था, बहुत कम लोगों ने सही किया था। रीजन सिर्फ इतना था क्योंकि वो सही से सोच नहीं पाए कि लिंक कैसे करनी है इन दो बातों। ठीक है, समझ में आया? बड़ा अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल बनाया गया था। चलिए एक सवाल और डिस्कस करते हैं जिसको अच्छे सवालों की कैटेगरी में रखा जा सकता है। आप देखिए, अब फिर वही है, घबराहट किस चीज की है? एक लाइन का सवाल बनाया गया, लेकिन टफ क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज पहली बात सर थोड़ा सा टाइट्रेशन का जो है वो कर्व जैसा बना है सर, थोड़ा अजीब सा लगता है। अजीब सा कुछ भी नहीं है, आप समझिए किसके बीच में टाइट्रेशन है। एक वीक बेस का टाइट्रेशन एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ किया जा रहा है। मान लीजिए कोई वीक बेस है बी और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ टाइट्रेशन किया जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वीक बेस का जो टाइट्रेशन है, वीक बेस का जो टाइट्रेशन है वो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कराया जाए तो शुरुआत में क्या होगा, आप जरा सोचिए। तो मैं थोड़ा सा इस सवाल को बाद में सॉल्व करता हूं, पहले तो मैं हल्का सा समझाने की कोशिश करता हूं कि मेरे पास मान लीजिए ये बर्तन, अरे बाप रे, मेरे पास मान लीजिए ये बर्तन ले लेते हैं और इस बर्तन में ये आपका वीक बेस पड़ा है, दिस इज वीक बेस। और इस वीक बेस का जो टाइट्रेशन है आप स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर आपने ऊपर ब्यूरेट ले रखा है और उस ब्यूरेट में आपने स्ट्रॉन्ग एसिड भर रखा है। तो चलिए सर, बड़ा खूबसूरत आपने ये ब्यूरेट बनाया और इस ब्यूरेट के अंदर आपने ये स्ट्रॉन्ग एसिड भर रखा है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सर ऑब्वियस है सर, जैसे ही आप नॉब ऑन करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड अंदर गिरेगा। ठीक, अब मुझे थोड़ा सा अकलमंदी दिखानी है। अकलमंदी क्या है, आप ये बताइए, अगर मैं इस सॉल्यूशन की पीएच को इस स्ट्रॉन्ग एसिड के वॉल्यूम के साथ प्लॉट करूं, यानी मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं करना चाहता हूं कि मैं इस सॉल्यूशन की जो पीएच है, इस सॉल्यूशन की जो नीचे वाला बर्तन है, इस सॉल्यूशन की पीएच को अगर मैं वीक ऊपर से गिरने वाले स्ट्रॉन्ग एसिड की वॉल्यूम के साथ कंपेयर करूं या प्लॉट करूं, तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज पीएच, ये पीएच। तो लॉजिक क्या लगता है? लॉजिक ये लगता है सर, शुरुआत में पीएच ज्यादा है या कम? तो शुरुआत में बेस है सर, तो जो भी पीएच है वो ज्यादा ही होगी, और जब एसिड गिरेगा तो पीएच कम होने लगेगी। बहुत लॉजिकल है, बहुत सही है एकदम। तो सर शुरुआत में आपकी पीएच मान लीजिए ज्यादा है और ज्यादा वैल्यू मान लीजिए यहां यहां है, ये आपकी पीएच ज्यादा है। ठीक, तो सर अब बताइए होगा क्या? तो शुरुआत में पीएच ज्यादा है, अब आप ऊपर से इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड गिराएंगे। तो जब आप इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड गिराएंगे तो क्या हो? तो जैसे ही ऊपर से स्ट्रॉन्ग एसिड गिरेगा तो अचानक बर्तन को ये लगेगा अरे स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो पीएच एकदम से टबाक करके नीचे आएगी। ठीक, थोड़ी देर बाद बर्तन को ये पता चलेगा अरे इतना क्या डर रहे हैं, हम तो बफर हो गए, अब पीएच चेंज रजिस्ट करने लगेंगे। शुरुआत में क्यों नहीं था सर? शुरुआत में उसको डर क्यों नहीं लगा? शुरुआत में उसको डर क्यों लगा? क्योंकि शुरुआत में सर बफर है ही नहीं वो। आप समझिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब कभी भी अगर आपको आइडिया हो तो आपको आइडिया होगा, कोई भी वीक बेस ले लेते हैं, जैसे इस सवाल की बात करें तो वीक बेस बी है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड HA है, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये सॉल्ट बनेगा और ये A माइनस अलग हो जाएगा। ठीक है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की मान लीजिए रिएक्शन। ठीक है, तो अब आप समझिए बात को कि शुरू में ये वीक बेस है, दिस इज वीक बेस, और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड। शुरुआत में क्या होगा सर? शुरुआत में सर ये तो ना के बराबर होगा भाई, ऊपर से H प्लस तो बहुत कम गिरे हैं, तो ये तो ना के बराबर है। अगर ये ना के बराबर है तो ये सिस्टम एक बफर की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। तुम्हें याद है वीक बेस जब अपने कॉन्जुगेट एसिड के साथ प्रेजेंट हो तो वो एक बेसिक बफर होता, लेकिन सर शुरुआत में ये अमाउंट इतना कम है कि ये बेसिक बफर की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा, बेचारा रजिस्ट नहीं कर पाएगा, और इसी वजह से सर इस सोल्यूशन की जो पीएच है शुरुआती दौर में ऐसे टपाक करके नीचे आएगी, टपाक, जरा समझना, ऐसे करके खड़ाक से नीचे आएगी।
लेकिन सर थोड़ी सी देर बाद इसको यह एहसास होने लगेगा, जब यह बनने लगेगा कि भैया हम भी हैं, तुम भी हो, हम तो मिलकर बन गए बेसिक बफर। समझो बात को, अगर हम दोनों प्रेजेंट हैं तो हम दोनों मिलकर बन गए बेसिक बफर। और जैसे ही इनको यह एहसास हुआ, अरे क्या बदतमीजी है भाई, हम तो बेसिक बफर हैं, अब ऊपर से गिरने वाले H प्लस की वजह से पीएच में चेंज कम से कम होगा। याद है, बेसिक बफर पीएच चेंज होने देता है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं होने देता, रजिस्ट करता। यानी ये सिस्टम कहेगा ऐसी की तैसी तुम्हारी, अब मैं पीएच चेंज को रजिस्ट करूंगा, यानी गिरने वाली थी अब गिरने नहीं दूंगा, अब मैं पीएच को कांस्टेंट रखने की कोशिश करूंगा, रोक रहा हूं रोक रहा हूं रोक रहा हूं रोक रहा हूं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कहेगा अरे यार अब मेरे हाथ से बात निकल गई, पीएच कड़ाक से। समझे बात? एक टाइम ऐसा आएगा जब उसके हाथ से बात निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं, ट्रेन के आगे खड़े होकर आप ट्रेन को रोक नहीं सकते। इसको रेजिस्टेंस नहीं, सुसाइड कहते हैं। अगर ऊपर से H प्लस गिरते जा रहे हैं तो ये बेचारा किसी एक लिमिट तक थी तो रजिस्ट करेगा, सर यही है मेरी लिमिट सर, उसके बाद मैं नहीं रोक पाऊंगा। और उसके बाद जैसे ही ऊपर से H प्लस गिरेगा, सर ये पीएच बढ़ती चली जाएगी, सॉरी पीएच गिरती चली जाएगी और मैं अब इसको नहीं रोक पाऊं। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो रीजन है, आप ये पहचान पा रहे हैं, ये वाला जो आपका रीजन है, दिस इज बफर रीजन। ये आपका बफर रीजन, ये आपका बफर रीजन। और इसमें भी कोई शक नहीं सर, दिस इज योर इक्विवेलेंस पॉइंट, जहां पर आपका एसिड और बेस पूरी तरह से आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहीं बीच की बात करूं, कहीं हाफ, दैट मींस, अब जो सवाल है, अगर मैं उस सवाल की बात करूं तो मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रहा था, इस सवाल में भी कुछ यही काम किया गया, एक वीक बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ टाइट्रेट किया गया। ये देखिए सर, शुरुआत में पीएच एकदम से नीचे आई, फिर उसने कहा ऐसी तैसी तुम्हारी, हम तो बफर है रोकेंगे रोकेंगे रोकेंगे। यानी ऊपर से HCl गिरता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड गिरता जा रहा है, लेकिन पीएच गिर नहीं रही है ज्यादा। क्यों? क्योंकि अंदर ये बफर बन गया। सर पहले तो गिरी थी, लेकिन फिर वो कुछ, समझ रहे बात को, पीएच तो ये है ना, तो इसका मतलब शुरू में पहले एकदम से पीएच नीचे आई, फिर वो देखिए काफी हद तक पैरेलल होने लगी, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि बफर। और एक टाइम ऐसा आया, उसने कहा भाई साहब अब मेरे हाथ में बात नहीं है, अब तो मैं ट्रेन के आगे खड़ा हो गया, इतना HCl गिराओगे तो कैसे रोकूंगा, पीएच टपाक करके नीचे गिरेगी। सो दिस विल बी एन इक्विवेलेंस पॉइंट, इसमें कोई शक नहीं है, यहां कहीं बीच में इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो 6 ml जब स्ट्रॉन्ग एसिड गिरेगा, देन यू गेट द इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक। अगर आप आधे सोल्यूशन की बात करें, यानी जब आधा एसिड गिरा होगा, यानी आधा बेस न्यूट्रलाइज हुआ होगा, यानी 6 ml के टाइम पर पूरा बेस न्यूट्रलाइज हो गया, तो 3 ml जब एसिड गिरा होगा तो यह आधा बेस न्यूट्रलाइज हुआ होगा। यानी इस टाइम पर इसका अमाउंट भी आधा होगा, आधा अमाउंट बचा होगा, और इसका भी आधा अमाउंट ही बना होगा, आधा अमाउंट बना होगा। जरा समझना क्या समझा रहे हैं। यानी इन केस ऑफ हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी 3 ml पर, मैं 3, सवाल मुश्किल क्यों है? सवाल इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस सवाल में यही पहचानना था कि आपको बात किस पॉइंट की करनी है, जो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। 3 ml के केस में, अब ये देखो, ये ग्राफ जो है ये मैंने बनाया है, समझ बात, कोई सारी लाइनें वाइनें मैंने खींची है, तो हो सकता है ऊंच नीच हो गई हो, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, अगर सही हो गया हो तो देखते हैं। ये 3 ml, that is half equivalence point. 6 ml is the full equivalence point, so 3 ml will be the half equivalence point. इस half equivalence point पर solution की जो pH है वो ये, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो this is 11। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब ये आधा बेस न्यूट्रलाइज हुआ होगा तो बर्तन में ये भी आधा पड़ा होगा, ये भी आधा पड़ा होगा, यानी इसका अमाउंट x होगा, इसका अमाउंट भी x होगा। आधा न्यूट्रलाइज का मतलब समझते हो ना, ये आधा बचा और ये आधा बना, तो ऐसे में सर ये एक ऐसा बेसिक बफर होगा जिसका जो पीओएच वैल्यू होगा, अगर आप इसका पीओएच निकालें तो पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, दैट इज BH प्लस, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस। सर क्योंकि आप हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होनी चाहिए, और अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब है कि सर ये दोनों टर्म हमारे कैंसिल हो जाएंगे। दोनों वैल्यूज बराबर हैं सर, ये भी आधा अमाउंट बचा, ये भी आधा अमाउंट बचा, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज हमारी बराबर होंगी, और बराबर होंगी तो log 1 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो पीओएच होगा वो पीकेबी के बराबर। ठीक है, हमें निकालना क्या है? पीकेबी। और वो पीकेबी कहां से निकल के आएगा? वो पीओएच से निकल के आएगा। सिंस पीएच इज 11, सो पीओएच विल बी 3। सो यानी पीओएच की वैल्यू कितनी है? 14 माइनस पीएच इज इक्वल टू पीकेबी। तो इससे साफ समझ में आता है, 14 में से 11 माइनस कर दें तो ये पीकेबी के बराबर होगा। सो पीकेबी फॉर दिस वीक बेस इज 3। क्लियर?
तो सवाल इसलिए अच्छा है क्योंकि पहली बात तो घबराहट इस चीज से थी कि ये टाइट्रेशन कर्व है क्या, तो बहुत लॉजिकल है सर। शुरुआत में आपने HCl डाला तो उस बेचारे को पता ही नहीं चला, उसने कहा यार HCl आ गया, HCl आ गया, वाह वाह वाह, एसिड आया, चलो पीएच गिरेगी, तो पीएच एकदम से गिरी, फिर एकदम से उसको लगा रहे हम गिरा क्यों रहे, हम तो बफर है, हम पीएच को रोकेंगे, तो जिस तेजी से गिर रही थी उसने रोकना शुरू किया। लेकिन फिर वही सर एक उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी का पॉइंट आया, फिर उसने कहा भाई साहब मेरे बस से, मेरे हाथ से बात निकल गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम देख पा रहे हो, अगर मैं पॉइंट भी मेंशन करना चाहूं तो ये पॉइंट भी मेंशन कर सकता हूं, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द बफर, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बफर, ये बफर की मैक्सिमम कैपेसिटी। तुम लोगों को याद होगा बफर मैक्सिमम कैपेसिटी तब शो करता है जब ये लॉग के टर्म हमारे हट जाते हैं, यानी कॉन्जुगेट पार्ट की कंसंट्रेशन और जो वीक एसिड या बेस की कंसंट्रेशन है वो जब बराबर होती है तो बफर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी शो करता है। तो ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी का पॉइंट है जहां पर उसकी पीएच 11 है, पीओएच की वैल्यू 3 है, और वही पीओएच पीकेबी के बराबर है। सो अल्टीमेटली अगर आपको पीकेबी चाहिए तो वो 3 से इक्वेट किया जा सकता है। क्लियर है, समझ में आया? तो मेरा ये सजेशन है आप इन सवालों को ध्यान से देखें, समझें और ये अंदाजा लगाएं कि ये सवाल कहीं से भी मुश्किल नहीं होते। जेई के अगर रेलेवेंट सवालों की बात की जाए जो कि पिछले 10-8 सालों से चल रहे हैं, आप देखेंगे कि आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर तसल्ली से चीजों को रिवाइज किया जाए, पढ़ा जाए और कुछ अच्छे सवालों की प्रैक्टिस की जाए तो मुझे लगता है जेई में एडवांस लेवल पर आने वाला आयनिक का सवाल, जो कि एक टफ चैप्टर बच्चों को लगता है, इनफैक्ट शायद टफेस्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का लगता है, उसको सीखा जा सकता है। ठीक है, तो बहरहाल अच्छी तैयारी करो, खूब कोशिश करो और इस तरह की चीजें और भी मिलती रहेंगी, देखते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।